फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली 8-9 मार्च को आयोजित करेगा ENT सर्जिकल कॉन्क्लेव। इस बारे में डॉक्टर अशोक गुप्ता, डायरेक्टर हेड ENT फोर्टिस मोहाली की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 200 प्रतिनिधियों सहित प्रसिद्ध ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट भाग लेंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि होंगे। आओ देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक। We want to make North India free of deafness. ये we started from this press club जब हमने कहा था we make चंडीगढ़ deafness free, और उसके बाद आज तक we have conducted approximately 9 camps in peripheral part covering Himachal, Haryana, Punjab. We have conducted at different places through press conference with the same idea that we should make North India deafness free. और ये हमारी सेकेंड एम से हम जा रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि डेफनेस के ऊपर वी हैव डन अ सेपरेट सेशन जहां पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव सम लेक्चर्स ऑन इट सो दैट पर्टिकुलरली टू स्प्रेड द न्यूज कि हम अर्ली डिटेक्शन कैसे करें। नाउ वी हैव डेफनेस, वी हैव 2 पार्ट्स। एक तो है जो एडल्ट डेफनेस है जिसमें particularly concentrating on people जो hearing aid से benefit नहीं होते, और सेकंड भी एक्सपर्ट करेंगे कि जो बच्चे डेफ बॉर्न हो रहे हैं तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। Now we have got a few of my students, few of my patients जिन पे हमने cochlear implant किया during conference, so that we come to know कि क्या रिजल्ट आते हैं कि उन बच्चों को, और आई एम वेरी श्योर कि काफी मतलब मोस्टली बच्चों को हम ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये इम्प्लांटी बच्चे हैं और वो किसी टाइम पे डेफ म्यूट थे कि ना वो बोलते थे ना वो सुनते थे। थर्ड है जो थर्ड कि वी विल कवर द रिसेंट एडवांसेस, क्योंकि साइंस इज चेंजिंग और रिसेंट एडवांसेस के अंदर हमने ज्यादा फोकस किया है रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज के अंदर। फ्रॉम अगर हम देखते हैं पिछले टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि 40 साल में कैसे ट्रांजिशन हुआ है। व्हेन वी वर देयर माइक्रोस्कोप्स भी पूरे इंस्टीट्यूशंस में नहीं थे। वी हैव सीन द टाइम जब हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से सर्जरी किया करते थे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई एंटर्ड। इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। देन माइक्रोस्कोप के एवरीथिंग वाज टेकन अवे द माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप के बिना कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। नाउ देयर इज अ ट्रांजिशन नाउ for the last about 3-4 years that हमने माइक्रोस्कोप की जगह we have given more importance to एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का फायदा क्या होता है, एक हमें बहुत मैग्नीफाइड पिक्चर मिलती है, एक हम वर्किंग जो टाइम है सपोज दिस इज माय ट्यूमर, आई एम वर्किंग वेरी क्लोज टू द ट्यूमर। अगर हम देखते हैं कि जो ट्यूमर लिमिट है, हम ट्यूमर लिमिट पे with magnifying that zoom area, if we zoom that area, we can differentiate a normal tissue versus a cancer tissue, और वो एडवांटेज मिलेगा एंडोस्कोप से। एंड द लास्ट ट्रांजिशन इज टेकन प्लेस इज रोबोटिक, दैट विल डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ रोबोटिक चेंजेस द 5-year क्योर रेट इन अ कैंसर। हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, दैट इज स्लीप एपनिया, जिसकी हम सर्जरी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो दिस इज द प्रिसाइज प्रोग्राम। मेरे साथ approximately 89 faculty is joining from all over the country, और students और वो सब अलग हैं। उसमें से a few of my batchmates and जो मेरे साथ 2 साल 4 साल जूनियर थे, they are all joining us for this event। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप प्लीज आइए, और you can see how nicely it looks to see एक बड़े मॉनिटर में सर्जरी कैसी नजर आ रही है। क्योंकि जब रोबोटिक एंडोस्कोप करते हैं हम we see on a screen and then operate, we don't see that one, we see there and operate it, so वो सारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। and fortunately Aman Aroda ji was my good friend,
he has given a consent that he will preside over the meeting. The inauguration will be somewhere at 11:45, and what I've seen is very punctual. So, 11:11 बजे हम लोग inauguration करेंगे. His wife has been very good. Sits throughout the program. वो सुबह आ जाती है और शाम तक. She loves to watch all, particularly the robotic surgery going on in the TV. So she keeps on seeing all these things. So welcome you all once again to this session. And robotic, जब हम ट्रेन हुए थे, so उस वक्त robotic was there in gynae. It started with urology. Then gynae took over. We were the third head and neck. अब एडवांटेज क्या हो रहा है? It is multi-arm robotic system. Now what has we seen? I was about 2 years back I was in one of the countries. जो single port arm बन गया. Single port arm का एडवांटेज क्या हो गया? कि orthopedics is one which has taken over the single arm robot. We have cardiovascular surgeries, which has been taken away by the robotic systems. We have cochlear implants जो कि सिंगल आर्म रोबोट से पॉसिबल है, जो 3 आर्म से नहीं हो सकती. सो द रोबोटिक उनमें सिंगल आर्म होगा. Cholecystectomy, all gynae procedures, these are all possible now. And अगर मैं, if I'm correct, I'm not saying something which is beyond it. अगले 10 साल में all surgeries will be possible by robotics. Advantage है, the costs are gradually coming down, or we can discharge the patient on same maximum by next day, जिनके लिए हम normally 7 से 10 दिन की hospitalization करते हैं. So this is what I see as the future of our robot. I started trained in robotic system in 2011. So this is a transition in that 15 years. Yeah, please. डॉक्टर साहब, जो बच्चे आजकल जन्म से बोले होते हैं का उसमें ड्रग्स भी होती है, उनका कारण क्या है? देखिए, कारण क्यों बहुत बच्चे को बढ़ रहे हैं आगे तक? मेनली जो आपका जो वेरी गुड क्वेश्चन, आई आंसर इन 2 फॉर्म्स. एक होती है जो जेनेटिक हियरिंग लॉस होती है, जो which run in families. So that is called a genetic hearing loss. When I was in PGI, we were working in connexin 28. That is one of the genes which we identified जिसे deafness होती है. There are no variety of genes जिनसे हमें पता लग जाता है कि genetic hearing loss. Genetic hearing loss कई दफा जब बच्चा पैदा हुआ, child may have some hearing, but वो gradually within a span of 1 year 2 years deteriorate हो जाते हैं. दूसरे आते हैं non-genetic. Non-genetic में एक तो during pregnancy, particularly the first trimester 3 महीने पहले, उस वक्त मदर क्या वो कुछ मेडिसिन तो नहीं खा रही जिनका ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा. नंबर 2, the diet of the mother. 3, जो alcohol and smoking, particularly if the lady is pregnant at home, suppose उसका husband is a smoker, so that will also affect the child. So ये कुछ factors हैं जो important हैं, पर 20% cases के अंदर you can have deafness without any reason. फायदा क्या हुआ जब अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड अ लॉ कि जो भी न्यू बॉर्न बर्थ होगा, एनी बर्थ, उसकी न्यूनेटल स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है. और इट इज मैंडेटरी नहीं होता. आई ऑल्सो नो, आपको भी पता है. न्यूनेटल स्क्रीनिंग कि बच्चे की पैदा होते ही हियरिंग टेस्टिंग होनी चाहिए. और हमें बर्थ पे ये पता लग जाता है कि जो 1 घंटे का बच्चा है कि वो नॉर्मल होगा या नहीं. और ये लॉ है, होना चाहिए. नहीं होता वो गलत है. अगर हमें ये पता लग जाए कि 1 दिन के बच्चे को इस बच्चे की नर्व्स नहीं है, काम नहीं कर रही, तो उनको अगर कॉक्लियर इम्प्लांट टाइम से किया जाए तो वही नॉर्मल बच्चे बनेंगे. पहले when we started doing the cochlear implant, the minimal age was 2 years. कि 2 साल का बच्चे का इम्प्लांट हो सकता है. But now we have started implant 6 months of age.
और the smallest child which I have operated is 8 months. और अगर 8 महीने के बच्चे का इम्प्लांट कर दें, हम we guarantee it कि the child will go to a normal school and he'll get all advantages being a handicap. So it's a big thing. क्वेश्चन क्या आता है कि कई दफा जब हमारे पास रूरल बैकग्राउंड से पेशेंट आते हैं, उनको उनका पता नहीं होता. सो जो हमने ये मुहिम पकड़ी थी कि हम पेरिफेरी में जाएंगे, विल मेक दैट टाइम विल मेक पंजाब से शुरू किया था, विल मेक पंजाब डेफनेस फ्री, वी केम टू चंडीगढ़, देन वी स्टार्टेड विल मेक नॉर्थ इंडिया डेफनेस फ्री. नाउ वी हैड अ मीटिंग लास्ट टाइम इन दिल्ली. हम इस टैगलाइन को शायद नेक्स्ट ईयर लाएंगे, विल मेक इंडिया डेफनेस फ्री. सो वो मेरा एम है. सो इट हैज टू बी gradually. We need the third pillar, the media with us. We need more people from across the country to work on this tagline. ये एक voluntary services है. सर उम्र का कुछ इसमें है, जैसे जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो हमारा ब्रेन स्पास्टिक हो जाता है, सख्त हो जाता है. हमारे एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं स्पीच सेंटर. स्पीच सेंटर खुलने के लिए जब फर्स्ट साउंड गोज टू द ब्रेन, सो वो स्पीच सेंटर खुलता है. आपने देखा होगा कि जो कंजेनाइटल डेफनेस बच्चे होते हैं, डेफ बच्चे होते हैं, दे डोंट स्पीक. व्हाई दे डोंट स्पीक? द रीजन बिहाइंड इज कि वो स्पीच सेंटर नहीं खुलता, और 10 साल की उम्र के बाद वो स्पीच सेंटर के खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं. एनपीसी 18 साल के बाद तो नहीं खुलेगा. इसलिए 10 years ±2 years उसके बाद हम प्लेन फेल हो जाए. क्यों? ब्रेन विल नॉट ओपन द स्पीच सेंटर, तो उसमें एक फायदा नहीं होगा. किंतु अगर बच्चे की स्पीच एक्विजिशन मीन्स कि बच्चा पैदा हुआ नॉर्मल था और वो डेफ हुआ 2 महीने के 2 साल के बाद, वो 4 साल के बाद डेफ हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया 8 साल, वो बच्चे किसी भी एज में ऑपरेट हो सकते क्योंकि उनका वो स्पीच सेंटर खुल चुका. सर जैसे बढ़ती उम्र के साथ कितनी उम्र के बाद हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है सुनने में? एवरेज हम कहते हैं 60 years. जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर, चश्मा लग गया, थोड़ी हेयर कम हो गई, सो वो एक एज है. पर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस एज में हो सकता है नहीं हो सकता. माय फादर एट द 92 years of age was normal hearing. सो वो एक वेरिएशन है जिसका कोई कारण नहीं. और द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि किस एज में इम्प्लांट हो सकता है, आई ऑलवेज गिव एग्जांपल. मैंने टेलीविजन सुबह मैं पीजीआई में था, मुझे एक आर्मी ऑफिसर थे 87 years 88 years हो गए, तो मैंने उनको कहा, उसने कहा मुझे सुनता नहीं है, हेयरिंग एड डजंट वर्क. देखा सर इम्प्लांट हो सकता है, अब आपकी 87 एज है, क्यों कराना है? He wrote me a very sentimental letter. He wrote, "Doctor, you would think that I should commit suicide. I want to live." So I also got sentimental. I operated when he was 88 years. He lived a very good life till 93 years of age. So there is no contraindication of it. हर चीज हर एज में पॉसिबल है. जीने का जील चाहिए कि मैंने जीना है. This is what we want to teach. डॉक्टर रागनी गुप्ता हूँ. मैं फोर्टिस में ईएनटी और हेड नेक सर्जरी के अंदर कंसल्टेंट हूँ. हम यहाँ पे ईएनटी कन्क्लेव करने जा रहे हैं जिसका पूरा नाम है ईएनटी कन्क्लेव एंड सर्जिकल मिडकॉन 2025. हम इसमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप सबको आमंत्रण करते हैं और ये वेट करते हैं कि आप आएंगे और अपना टाइम देंगे. इसका मेन मुद्दा है कि हम सबको दिखाना चाहते हैं और ट्रेन करना चाहते हैं कि और कितने दूसरे नए तरीकों से ये सर्जरी या एक एजुकेशन संभव है. यूट्यूब या प्री फॉर्म्ड वीडियोस के अलावा हम लाइव सर्जिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और उस लाइव सर्जिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में कहाँ गलती होती है और कैसे उसे सुधारा जाए. एक रेजिडेंट को, एक सीनियर कंसल्टेंट को या जो भी इच्छुक है उसको सीखने के लिए सिखाने का प्रक्रिया जारी करेंगे. ये कॉन्क्लेव कहाँ पर होगा? ये कॉन्क्लेव फोर्टिस मोहाली में होगा जहाँ पे लाइव सर्जिकल टेलीकास्ट वहीं की ओटी से ऑडिटोरियम में दिया जाएगा.